नमस्कार दर्शकों, मानवीय विकास की यात्रा में विज्ञान एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक रहा है। और अगर हम बात करें रसायन विज्ञान की, केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री जीवन के प्रादुर्भाव से, इस सृष्टि की संरचना से बहुत ही मजबूती से जुड़ा हुआ है। रसायन विज्ञान की क्या भूमिका रही है और किस तरह रसायन विज्ञान मानवीय जीवन और मानवीय विकास में सहायक रहा है, इस विषय में बात करेंगे हम। और बातचीत करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है रसायन शास्त्र के प्रवक्ता डॉक्टर मृदुल दीक्षित जी को। दीक्षित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सभी को प्रणाम, आपको भाई साहब प्रणाम, और सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। मृदुल जी, हम आपके माध्यम से ये जानना चाहेंगे, चूंकि रसायन विज्ञान बहुत ही परिचित शब्द है हमारे दर्शकों के लिए, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए। और जहाँ तक बात करें हम मानव सभ्यता की, तो मानव सभ्यता संस्कृति से जुड़ा हुआ ये शब्द हमें प्रतीत होता है। रसायन विज्ञान के प्रादुर्भाव को अगर हमारे दर्शक जानना चाहें तो आप क्या बताएंगे? चूंकि सृष्टि की संरचना से लेकर मानवीय विकास की जितनी भी यात्राएं हमने की हैं अब तक, जितने भी पायदान हमने हासिल किए हैं, उन सब में कहीं ना कहीं रसायन विज्ञान छुपा हुआ है। क्या बताएंगे? तो रसायन विज्ञान की यदि हम बात करें तो सामान्य जीवन में हम बहुत सारे रसायनों से जुड़े हुए हैं जी। अगर अपने घर की ही बात करें तो हम जल लेते हैं। जल स्वयं में एक रसायन है। हम केमिस्ट्री लैब में जाते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जल की इससे अभिक्रिया करानी है, जल की NaCl में जल को घोलना है। तो जितने भी रसायन हैं सामान्यतः हम जल में घोलते हैं। बहुत सारे ऐसे रसायन हैं, जैसे अगर हम नींबू लें तो नींबू में हमको एसिड मिलता है, टाइट्रिक एसिड मिलता है। दूध में हमको लैक्टिक एसिड मिलता है। ये जितने भी रसायन हैं, सोडा है हमारे घर में, कास्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा, पाउडर, ये हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। और अगर रसायन के प्रादुर्भाव की कहाँ से प्रारंभ हुआ, इसकी अगर हम बात करें तो हम लोग ये जानते हैं कि हमारे यहाँ 4 वेद हैं, और वैदिक पद्धति में हमारे यहाँ चरक, शोषणोत्कणाद, ये सब विभिन्न प्रकार के रसायनों से कोई सर्जरी करता था, दवाइयाँ बनाता था। कणाद महोदय का मिलता है कि उन्होंने तांबे के पात्र में जस्ते को मिलाया और एक सेल बनाया। तो वैदिक काल से हम परिचित हैं रसायन शास्त्र से अपने ऋषि मुनियों द्वारा। मात्र ये नहीं कह सकते हम कि वे ऋषि मुनि तपस्या करते थे, मौन धारण करते थे, उनका काम हिमालय की कंदराओं में जाकर बैठ जाना था। वे अपने आप में वैज्ञानिक थे, वे अपने आप में शोध करते थे, वे पार्टिकल को जानते थे, वे कण को जानते थे, वे परमाणु को जानते थे। कहीं ना कहीं उसी के कारण ये वेद, ये उपनिषद, ये पुराण हमको बताते हैं कि ब्रह्मास्त्र होता था, परमाणु बम जैसा विस्फोट करता था, ये सारी चीजें हैं। लेकिन जैसे जैसे हम रसायन की केमिस्ट्री के मॉडर्नाइजेशन में बढ़ते हैं, तो जब हम थोड़ा सा अपने इतिहास में पढ़ते हैं, तब हम ये जानते हैं कि रोम में जो विशेष प्रकार के बर्तन बनते थे, वो विशेष प्रकार के बर्तन कीमियागिरी के नाम से जाने जाते थे। उनके ऊपर बहुत अच्छी अच्छी कलाकृतियां बनती थी और उसको कहते थे कीमियागिरी। कीमियागिरी का मतलब होता था विशेष। तो जो विशेष, उस पर हर बर्तन पर एक विशेष प्रकार का अपना चित्र बना हुआ होता था। रोम में हमने ये भी देखा कि वहां से जो अवशेष मिलते हैं फराओं के, राजाओं के जी, तो उनके ऊपर एक विशेष प्रकार का लेप लगा हुआ होता था, जिससे उनकी बॉडी सुरक्षित रहती थी। जैसे तूतनखामेन की शव हमको मिला है, जिसमें बहुत अच्छा कोई लेप लगा हुआ है। आज हम नहीं जानते कि वो लेप क्या था, कौन सा केमिकल है, लेकिन हाँ, हम शोध कर रहे हैं उस चीज पर। अगर हम और थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन में आ जाएं, तो एक स्कॉलर होते थे अल्केमिस्टो नाम के। उन्होंने 1805 ईस्वी के आसपास में ये खोजना प्रारंभ किया कि मुझे एक पारस पत्थर, जिसको हम अगर किसी लोहे या किसी धातु से छुआ दें, टच करा दें, स्पर्श करा दें, तो वो सोने में परिवर्तित हो जाता था। और उन्हें बाइबल में और अन्य पुराणों में मिला अमृत नाम का, एलेक्सिर नाम का शब्द, जिसको उनको लगा कि इसको पीने मात्र से व्यक्ति अमर हो जाता है जी। तो कहीं ना कहीं वो अमृत जो था वो एक रसायन था जो देवता बनाते हैं, उन्होंने ऐसा माना। तो उन्होंने कहा यदि ऐसा है कि इस पृथ्वी पर, इस सृष्टि में ऐसे रसायन बन चुके हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे रसायन बन सकते हैं। हमारे यहाँ भी अमृत मंथन के द्वारा ही इस रसायन, जिसको हम अमृत कह रहे हैं, वो बना।
तो कहीं ना कहीं हमारे जो ग्रोथ है, हमारी सेल की ग्रोथ है, बॉडी की ग्रोथ है, उसको वो अमृत वहीं पर स्टेबल कर देता है, रोक देता है जी। और उन्होंने बहुत सारे विलयन लिए, बहुत सारे अलग अलग केमिकल्स लिए। उस समय रसायन उनको ज्ञात थे कि मैं नींबू के रस में अगर सोडे को डालूंगा या पानी में सोडे को मिलाऊंगा या अन्य अभिक्रियाएं करूंगा तो किस प्रकार से वो क्रिया होगी, और वो उसको एक्सपेरिमेंटली करते हुए, प्रयोग के तौर पर करते हुए नोट डाउन करते गए। और वहां से हम अपनी मॉडर्न केमिस्ट्री का प्रादुर्भाव मानते हैं कि यहां से हमारी जो मेन केमिस्ट्री है वो प्रारंभ हुई। केमिस्ट्री अपने आप में 3 भागों में है, ऑर्गेनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक, कार्बनिक और भौतिक। अगर हम मेन केमिस्ट्री की स्ट्रीम माने तो हम जो रसायन प्रयोग करते हैं, जहां पर हम रिएक्शन करते हैं, वो भाई कार्बनिक रसायन ही माना जाता है जी। प्रारंभिक समय में यह माना जाता था कि जो कार्बनिक पदार्थ हैं, ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, वो सिर्फ जो जीवित प्राणी हैं, बर्जीलियस महोदय थे, उन्होंने बताया कि जो ऑर्गेनिक वर्ड है वो ऑर्गेनिज्म से बना है, जीव से मिलकर बना है, और जो रसायन है वो एकमात्र जीव के अंदर ही बनाए जा सकते हैं, जो ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं। लेकिन बाद को जब यूरिया सबसे पहले लैब में बनाई गई तो ये पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं है। हम जो रसायन हैं, जो ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, वो निश्चित रूप से लैब में भी सिंथेसाइज कर सकते हैं, उनको संश्लेषित लैब में किया जा सकता है। तो ये मानवीय प्रभाव है कि मानव हमेशा एक एक कदम करके आगे बढ़ता रहता है। कहते हैं जैसे कि एक एक कदम बढ़ते जाइए और कोहरा छटता चला जाएगा, वैसे ही हम एक एक कदम बढ़ते चले गए। पहले हमको आग का पता लगा, पकाने का पता लगा, फिर धीरे धीरे करके हम में परिवर्तन हुआ, और ये सृष्टि में भी परिवर्तन लगातार होते रहे। परमाणु अणु बनाता रहा, अणु मिलकर यौगिक बनाता रहा, यौगिक एक दूसरे से अभिक्रिया करके नए नए उत्पाद, नए नए पदार्थ बनाते रहे। जिस प्रकार अगर हम देखें कि कार्बन, हमने जनरल लाइफ में देखा है, कार्बन काले रंग का एक पदार्थ होता है जो कि किसी चीज को जलाते हैं निकलता है। लेकिन अगर हम डायमंड देखें जी, तो डायमंड पृथ्वी की कहीं ना कहीं विशेष अवस्था में, एक विशेष ताप पर, एक विशेष दाब पर सुरक्षित होता है। और मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को कि जो डायमंड है उसमें कार्बन जो होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल का मतलब आपको चतुष्फलकीय बताऊंगा। मतलब अगर ये कार्बन का एटम है तो यहां पर एक कार्बन जुड़ा हुआ होगा, यहां पर एक कार्बन जुड़ा हुआ होगा, ये इस अवस्था में कार्बन होंगे, एक कार्बन ऐसे मेरी तरफ और दूसरा कार्बन ऐसे आ रहा होगा। तो इसकी कैविटी में, जैसे हमारे दांतों के बीच में कैविटी होती है, इस अवस्था के बीच में कैविटी में भी जो इसमें खाली स्थान होती है, रिक्तिका होती है, उसमें भी कार्बन जाकर बैठ जाता है और इस प्रकार डायमंड का निर्माण होता है, डायमंड बनता है। तो ये अपनी विशेष प्रकार की प्राकृतिक अभिक्रियाएं हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं जो अभी हम नहीं खोज पाए हैं, लेकिन निश्चित हम खोज में लगे हुए हैं, हमारे वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं खोज पाए हैं। हमको नहीं पता इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में आवेश कहां से आता है, चार्ज कहां से आता है, लेकिन शोध करते करते हमको पता चला है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अलावा जो हमारा परमाणु है उसमें 12 और प्रकार के कण उपस्थित हैं। तो ये धीरे धीरे करके आगे शोध बढ़ेगा और धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो रसायन है उसका प्रारंभ पृथ्वी के अनादिकाल से जी, यानी सृष्टि की जो रचना है रसायन वहीं से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये कहा जाता है सबसे पहले पृथ्वी एक आग का गोला थी, ये ठंडी हुई और तरह तरह के रासायनिक विस्फोट हुए और विस्फोट के उपरांत इस धरती का निर्माण हुआ, जो हमारा अंतरिक्ष है उसका निर्माण हुआ, वनस्पतियों का धीरे धीरे निर्माण हुआ। तो ये तो तय है कि वनस्पति की उपस्थिति रसायन की वजह से है, और रसायन विज्ञान ने ये कहें कि जो केमिकल एक्शंस, रिएक्शंस हुए उन्हीं की वजह से आज हम इस पृथ्वी पर विद्यमान हैं। शाब्दिक परिभाषा आपने बताई, इसके अलावा आपने प्रादुर्भाव की बात की और मानवीय विकास में रसायन या केमिस्ट्री की जो भूमिका है इसके विषय में अगर हम अपने दर्शकों को बताना चाहें तो क्या बताएंगे मृदुल जी? चूंकि ये कहा जाता है पहले के जो हमारे आदिमानव थे उनके पूंछ हुआ करती थी, वो चारों हाथ पैरों से जमीन पर रेंग कर चलते थे, लेकिन आज का जो मनुष्य है बिल्कुल विकसित और बहुत ही बल बुद्धिकारी माना जाता है, बौद्धिक रूप से बहुत मजबूत है। हम क्या बताएंगे आप? सर, आपने ये पूछा कि मानवीय विकास कैसे हुआ, तो हम ये बात जानते हैं कि हमारे अंदर डीएनए और आरएनए, जी, डीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि हमारे पेरेंटल गुणों को हमारे अंदर लेकर आता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में स्थानांतरित होता है। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो पेरेंटल
हमारा एसिड है जिसको हम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, इसके अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं और उसके अंदर एक जेनेटिक संरचना होती है जिसको हम जीन बोलते हैं। ये जीन भी अपने आप में एक केमिकल कोड है और ये केमिकल कोड एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रवेश करता है, अर्थात पेरेंट्स से संतान में जाता है, माता पिता से संतान में जाता है। और एक विशेष बात है इसकी कि ये हमारे आस पड़ोस में, हमारे समाज में होने वाले जो विशेष गुण हैं, सबसे बेहतरीन गुणों को, सबसे फैंटेस्टिक, जो हम एक एक गुण चुनकर रखते हैं जो बेहतरीन होगा, जब थ्योरी दी गई इस उत्परिवर्तनवाद की तो ये कहा गया सर ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा कि ये विशेष गुणों को उठाएगा, ये विशेष गुणसूत्र उठाएगा, जो प्रभावी होगा वो अप्रभावी के ऊपर रहेगा और अप्रभावी जीन को ढक लेगा जी। जैसे मैं अपने परिवार में आपको उदाहरणतः बताऊं, लंबा हूं, मेरे बाबा लंबे थे, लेकिन मेरे जो पिताजी हैं वो कुछ 4 से 5 फीट के हैं, बौने कद के हैं। उसका कारण यह है कि प्रभावी जीन उस समय जो था वो दादी का था, मेरी दादी भी मेरी बौने कद की थी। और जब उनमें वो जीन संश्लेषित हुआ, जब वो डीएनए फैक्टर गया स्पर्म के फॉर्म में, क्योंकि स्पर्म से ही जो फीमेल ओवा है उसमें स्पर्म जाकर फ्यूज होता है और उसका अग्र भाग होता है जिसको हम हेड कहते हैं, वो अंदर जाता है, नेक एंड टेल नीचे गिर जाता है और वहां पर जाकर वो उसमें डीएनए डिफ्यूज होता है, घुलता है धीरे धीरे करके, और वहां पर गुणसूत्र जो होते हैं वो जेनेटिक कोड लेकर जाते हैं और उस जेनेटिक कोड से प्रथम कोशिका का निर्माण होना प्रारंभ होता है जी। तो मेरी और मेरे से आने वाली संतानें जितनी भी होंगी, जैसे मैं आपको बताऊं, आइंस्टीन से पहले कोई नहीं जानता था E = mc²। आइंस्टीन ने कहा E = mc² जी। ये बात मुझे मेरे पूर्वज आइंस्टीन से मिली, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये बुद्धि आ गई इस चीज को समझने की कि आग कैसे लगी, मेरे अंदर बुद्धि आ गई भोजन कैसे पका, मेरे अंदर बुद्धि आ गई कि पार्टिकल एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं, मेरे अंदर ये बुद्धि आ गई कि अगर मैं सीमेंट के ऊपर ईंट रखूं तो वो बॉन्ड हो जाएगी और वो तब ताकतवर तरीके से बॉन्ड होगी जब वो सीमेंट के क्रिस्टल पानी डालकर मैं छोटे छोटे जो क्रिस्टल हैं वो और उनको रफ कर दूंगा, वो और वर्क करेंगे जी जी। तो कहीं ना कहीं वो जो उत्परिवर्तनवाद है वो हमारे अंदर जो डीएनए है और उसके अंदर जो गुणसूत्र हैं वो विशिष्ट गुणसूत्र चुनकर हमारा जो आंतरिक शरीर की संरचना है वो आगे की ओर बढ़ाती है और इससे मानवीय विकास होता है। यानी योग्यतम की उत्तरजीविता, यानी जो योग्य है वही आगे सरवाइव कर पाएगा, वही आगे बढ़ेगा, और जो उच्च गुण है या उच्च गुणवत्ता है उसको ही आगे प्रचारित प्रसारित किया जाता है। आपके कहने का तात्पर्य ये है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं योग्यतम जो है उसकी उत्तरजीविता है, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि योग्यतम की ही उत्तरजीविता है। योग्यतम विकसित है जी, लेकिन योग्यतम की ही उत्तरजीविता नहीं कह सकता मैं, क्योंकि जो उत्तरजीवितावाद है वो डार्विन लैमार्कवाद के अंतर्गत आता है और डार्विन का कहना यह है कि जो योग्य है वही जीवित रहेगा जी, जी। ऐसा नहीं है। जैसे वर्तमान समय में अगर मैं आपसे बात करूं, एक समय में हम कीपैड फोन चलाते थे, 2G 3D फोन चला करते थे, आज स्पीड तेज है। अगर मैं उस जमाने में कीपैड के फोन में रहूं तो निश्चित रूप से मैं वर्तमान समाज से कॉम्पीट नहीं कर पाऊंगा, कोई बच्चा नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहां पर स्पीड धीमी है और यहाँ पर स्पीड तेज है। जीवित वे भी रहेंगे, जीवित हम भी रहेंगे, लेकिन विशेषता, जो विशिष्टता है वो कहीं ना कहीं अपने आप झलकेगी और वो विशिष्टता काम करेगी। वो विशिष्टता एक को स्पेसिफाई करेगी तो दूसरे को कहीं ना कहीं डार्फ करेगी। ये कहने का तात्पर्य है। हम ये कह सकते हैं कि जीवन जो है रसायन की उत्पत्ति की वजह से है और जीवन की उत्पत्ति के पीछे कहीं ना कहीं रसायन छुपा हुआ है। ये तो बात हुई जीवों की या जीव की। अगर हम और भौतिक परिदृश्य में बात करना चाहें, जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं या जो तकनीकी का क्षेत्र है, तो उसमें भी रसायन ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगर देखा जाए तो केमिस्ट्री की वजह से ही आज टेक्नोलॉजी के युग में हम जी पा रहे हैं। क्या बताएंगे आप? निश्चित रूप से यदि ये केमिकल नहीं होते, ये धातुएं नहीं होती, ये पदार्थ उपस्थित नहीं होते हमारे बीच में, तो शायद ये संभव नहीं होता कि हम और आप बैठकर दर्शकों के साथ बातें कर पाते, क्योंकि आपके जो कैमरा है उसमें भी सिलिकॉन लगा हुआ है, जर्मेनियम लगा हुआ है, प्लेट लगी हुई हैं, कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रॉन उसमें दौड़ रहे हैं, विद्युत धारा प्रवाहित हो पा रही है। तकनीकी के क्षेत्र में विज्ञान इसलिए आवश्यक है और खासतौर से रसायन विज्ञान इसलिए
आवश्यक है, क्योंकि कहाँ पर कौन सी केमिकल रिएक्शन होकर क्या नया पदार्थ बन रहा है ये सर्वमान्य है। जैसे अगर हम बात करें तकनीकी के क्षेत्र में, तो जो उर्वरक बीज हैं ये निश्चित रूप से केमिकल से ही बनते हैं। जितने भी फलों को जब कभी कभी हम रोकने की कोशिश करते हैं वृक्षों पर ही, तो बहुत सारे केमिकल एसिटिलीन, एसिटिलाइलिन ये छिड़के जाते हैं। कभी कभी हमें जब जल्दी फल को पकाना होता है तब हम उस पर केमिकल का आवरण लगाते हैं, उस पर छिड़कते हैं ताकि जल्दी केमिकल उसको पका दे। तकनीकी के क्षेत्र में अगर हम बात करें, जब पहले के समय में पिक्चर ट्यूब आती थी वो कैथोड रे के फॉर्म में होती थी। पीछे की ओर जो दर्शक हैं वो जानते हैं, पुराने जिन्होंने पुराने टीवी देखे हैं। आज तो हम एलसीडी और एलईडी की बात कर रहे हैं जिसमें एक पतली लेयर लगी हुई होती है, लेकिन जो पुराने टीवी हुआ करते थे उनमें कैथोड रे की एक पिक्चर ट्यूब होती थी जिसमें 6-7 पीछे की ओर टांगे होती थी और वो आगे की ओर प्रकाश की विद्युत किरणों को भेजती थी, उसको परिवर्तित करके, और वहां पर कैथोड रे एक्सपेरिमेंट होता था। वहां से अगर हम आज के परिदृश्य में आए तो हमारे हाथ में वो फोन के फॉर्म में ही, फोन के रूप में जो हमारा मल्टीमीडिया मोबाइल है उसके रूप में, तो कहीं ना कहीं विकास में उस रसायन का, उस रासायनिक परिभाषा का, जब हम स्पेस में जाते हैं तो स्पेस में जाते टाइम जो हमारे जितने भी संयंत्र हैं उनके ऊपर गोल्ड फॉइल लगाई जाती है, सिल्वर फॉइल लगाई जाती है, ताकि वे ताप के कारण इतना ज़्यादा थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर प्राप्त ना कर लें कि वे विस्फोट हो जाए। वहाँ पर जितने भी हमारे सुपरसोनिक जहाज होते हैं उनमें से नाइट्रोजन, नाइट्रस डाइऑक्साइड ETC निकलती है, उनमें जो फ्यूल भरा जाता है वो विशेष फ्यूल होता है, और जो हमारा पेट्रोलियम है वो भी स्वयं हाइड्रोकार्बन ही है जी। विमानों में लगने वाले जो कंडक्टर्स हैं वो विशेष प्रकार के सिलिकॉन, जर्मेनियम, इन सभी पदार्थों से मिलकर बनते हैं। जितने भी अल्फा, बीटा, गामा रे छोड़े जाते हैं जिससे कि हम आजकल अपने विमानों को सुरक्षित करते हैं दुश्मन की रेंज में आने से, जिसको हम स्टेल्थ तकनीक कहते हैं, वो कार्बन की परत लगाई जाती है, विशेष प्रकार का कार्बन की परत लगाई जाती है, जिसके सहायता से वो स्टेल्थ तकनीक से हम दुश्मन के क्षेत्र में चले जाते हैं और दुश्मन की यूवी रेज जो वो छोड़ता है, जो गामा रेज वो छोड़ता है, उससे हमारे विमान को वो डिटेक्ट नहीं कर पाता। तो निश्चित रूप से तकनीकी के क्षेत्र में विज्ञान के साथ साथ विज्ञान के जो रासायनिक भाग है, जो रसायन है, उसने बहुत अपना निर्भरता दिखाई है। लोगों ने इसका साथ दिया है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं हम डेली यूज करने वाली, जो अपनी जीन्स की पैंट पहनते हैं वो पॉलीमर्स से बनी हुई हैं आजकल। तो तकनीकी क्षेत्र में जो रसायन विज्ञान है उसने हमें विकास की ओर आगे बढ़ाया है। बिल्कुल, जो हमने विकास की यात्रा अब तक तय की है उसके पीछे रसायन विज्ञान ही मुख्य विज्ञान है। केमिस्ट्री सबसे महत्वपूर्ण अवयव के रूप में कही जा सकती है। चिकित्सा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वर्तमान कोरोना संकट काल में जो भी उपलब्धियां हासिल की पूरी दुनिया ने या फिर हमारे देश ने, बहुत ही सीमित समय में एक टीके का निर्माण किया गया ताकि सभी को प्रतिरक्षण दिया जाए। तो यहाँ भी रसायन की बहुत महती भूमिका है। चिकित्सा क्षेत्र में बताइएगा मृदुल जी की किस तरह रसायन विज्ञान जो है वो हमें लगातार प्रगति पथ पर आगे बढ़ा रहा है। महोदय, मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि सबसे पहला जो प्रतिजैविक पदार्थ बना, जिसको हम पेनिसिलिन कहते हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, वहाँ से विज्ञान ने और रसायन शास्त्र ने अपनी एक अलग ही शाखा निर्मित कर ली, जिसको हम मेडिसिनल केमिस्ट्री या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री बोलते हैं जी। मेडिसिनल केमिस्ट्री और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री ने विभिन्न प्रकार की रसायनों द्वारा विभिन्न प्रकार के दवाइयों का निर्माण प्रारंभ किया। लेकिन उससे पहले भी हम अगर बात करें वैदिक काल की, तो वैदिक काल में भी ये सारी चीजें मौजूद थी। चिकित्सा के क्षेत्र की बात करें तो हमारे चिकित्सक जैसे सुश्रुत, चरक इत्यादि सर्जरी किया करते थे, और वो सर्जरी करने के बाद में टाँके भी लगाते थे। टाँके लगाने के बाद में वे उस पर मरहम लगाते थे, जिससे कुछ दिन पश्चात वो जो जख्म होता था वो ठीक हो जाता था। अगर हम और प्राचीन बात करें तो हम संजीवनी की बात कर सकते हैं। जो संजीवनी बूटी हमारे यहाँ कही जाती है, हिमालय में बहुत सारी औषधियाँ प्राप्त होती हैं। तो इस प्रकार से हमारे वेदों में बहुत व्याख्यान है उन सारी औषधियों का। लेकिन वर्तमान समय में, कोरोना काल में, आपने देखा होगा कि हम लोगों ने खूब काढ़ा बना कर पिया ताकि हमारा गला साफ रहे जी। म्यूकस पर वो जो कोरोना की लेयर है वो ना बने, और पेट में जाते ही पेट में इतना ज़्यादा एसिड होता है, पेट इतना ज़्यादा एसिडिक मीडियम हमारा जो पेनक्रियाज है वो क्रिएट कर देता है कि कोई भी अगर वायरस वहाँ जाए तो वो उसे
ठंडे बस्ते में डालते। हमने खूब सारा काढ़ा बनाकर पिया। पहले दादी नानी जब थोड़ा सा समय आता था तो वो हमारे लौंग कपूर इत्यादि सब एक अच्छा सा मिश्रण बनाकर और हमारे हाथ में बांध देते थे, जिससे हम स्नान करें तो वो मिश्रण हमारी पूरी बॉडी को एक सुरक्षा कवच की तरह बचा कर रखे। तो कहीं ना कहीं हमारी जो आयुर्वेद है, एलोपैथी है, आयुर्वेद ने हमारा बहुत साथ दिया। अगर हम आयुर्वेद से जुड़े हुए नहीं होते, हम खड़े मसाले नहीं खाते होते, जैसे मैं आपको बताऊं कि हम चाय की पत्ती से कैफीन एक्सट्रैक्शन करते हैं अपने लैब्स में जी। जब हमें कोल्ड होता है हम चाय पीकर बड़ा अच्छा महसूस करते हैं। और जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो गोलियां होती हैं, दवाइयां होती हैं, उनमें सब में कैफीन एडिड होता है। तो वो जो रसायन है, वो जो केमिकल है, वो आपके चारों ओर फैला हुआ है। आपको बस ये पता करना है कि कहां से वो आपको प्राप्त हो रहा है। हमारा देश फार्मा इंडस्ट्री के तौर पर तो आत्मनिर्भर है ही हमेशा से ही, क्योंकि हमारे यहाँ सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर, सर्वश्रेष्ठ केमिस्ट पाए जाते हैं। अमेरिका के डॉक्टर की टीम, जो प्रेसिडेंशियल टीम है, उसमें 14 में से 70% भारतीय लड़के लड़कियां हैं। और फार्मा इंडस्ट्री में हम आज आत्मनिर्भर हैं, ये हम कह नहीं सकते, ये हम हैं। कह सकना और होने में बहुत बड़ा अंतर है। हमने बहुत कम समय में, दुनिया ने हमारी तरफ निगाह करके रखी थी उस समय, जिस समय कोविड का संक्रमण दुनिया झेल रही थी। अमेरिका के पास भी पैरासीटामोल नहीं थी। एक टैबलेट थी जिसको हम वो क्यूनोल बोल रहे थे, वो टैबलेट अमेरिका के पास नहीं थी। अमेरिका ने हमसे मांग करी, विश्व स्तर पर दुनिया ने हमसे दवाई की मांग करी, और हमने उस दवाई को पूरा इसलिए ही कर पाए क्योंकि हम वहां पर सबल थे। हमारे जो युवा थे वो प्रयत्नशील थे उस कार्य को करने के लिए। हमारे बुजुर्ग ये जान रहे थे कि कहीं ना कहीं जो ये वायरस है वो हमारी सांस नली, जो आयुर्वेद है वो जान रहा था हमारी सांस नली में आकर चिपक जा रहा है, हमारे फेफड़ों को खराब कर रहा है। तो फेफड़ों को सही करने के लिए एक क्या कर सकते हैं, हम गर्म पानी पी सकते हैं, हम लौंग डालकर उसका एक काढ़ा बनाकर बढ़िया सा तैयार कर सकते हैं। तो वो कहीं ना कहीं सारे रसायन ही वर्क कर रहे थे, काम कर रहे थे आयुर्वेद के। कोविड के समय में जब दुनिया ने हमारी तरफ नजर उठाई और कहा कि क्या आप कर सकते हैं, तो हम मुस्कुराकर बोले हाँ बिल्कुल हम कर सकते हैं। इंग्लैंड की कंपनी आई, उन्होंने हमारे यहाँ जो कंपनीज हैं उनसे साझा किया, और सबसे पहली जो डोज थी कोरोना की वो हमने बनाकर दी। रशिया ने निश्चित रूप से पहले बनाई, लेकिन भारत की जो डोज थी कोविड की वो सबसे प्रभावी डोज कहलाई, और हमने दुनिया में वो जो दवाई थी वो बांटी। दुनिया ने हमसे पैरासीटामोल, दुनिया ने हमसे क्यूनोलिन, ये सारी चीजें ली। हमारे पास खुद के पास स्टॉक था, लेकिन दुनिया में यही होता है कि पहले हम अपने घर की जो बीमारी है उसको निपटाते हैं, फिर दूसरे के घर की बीमारी निपटाने जाते हैं। लेकिन भारत एकमात्र ऐसा देश है, और आपको इस पर गर्व भी होगा, प्रत्येक भारतवासी को इस पर गर्व होना चाहिए कि हमने उस समय भी कार्य किया, प्रयत्नशील रहे, लगातार कार्य करते रहे, और जल्द से जल्द हमने वो 1 साल 9 महीने के भीतर भीतर कोरोना की वैक्सीन दी विश्व को। यानी संक्रमण काल हो या फिर चिकित्सा का क्षेत्र हो, हर स्तर पर हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने, हमारे भारतीय विज्ञान ने, और हम ये कहेंगे कि भारतीय रसायन शास्त्र के जो ज्ञाता हैं या भारतीय रसायन वैज्ञानिकों ने महारत हासिल की, अपने आप को बढ़ चढ़ कर आगे दिखाया है, और अपने दमखम के बल पर ही हमने पूरी दुनिया में अपने रसायन शास्त्र का लोहा मनवाया है, वो चाहे फिर आदिकाल हो, प्राचीन काल हो, या फिर आज का भारत हो। बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने हमारे दर्शकों को बताई हैं। प्रोफेसर मृदुल दीक्षित जी, रसायन विज्ञान के विषय में, रसायन शास्त्र के विषय में आपका स्टूडियो में आने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।